ये कैसा होगा यदि एक दिन आप अपने अद्वितीय आत्मिक पशु के सार का पता लगा सके? क्या मैं अब कौवा परी बन गई हूँ? कहानी को जानने के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अन्याय से भरी दुनिया में परी जाति, जिसे परी के नाम से जाना जाता है, एक कुलीन और शक्तिशाली वर्ग माना जाता था। इसके विपरीत सामान्य मनुष्यों को निम्नतम वर्ग माना जाता था। हेदी का परिवार कोई अपवाद नहीं था। परियों के उत्पीड़न के कारण उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी और उसकी छोटी बहन अत्यधिक चंचल और बिगड़ैल। हेदी को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ता था। बड़ी होने पर हेदी का स्वभाव शर्मीला और आरक्षित था, जिससे उसके लिए अपनी भावनाओं को साझा करना चुनौतीपूर्ण हो गया। वो सम्मान पाने और अपने परिवार को गरीबी से बचाने के लिए परी बनने की इच्छा रखती थी। हाल ही में शहर में एक जादुई पत्थर के बारे में अफवाहें सामने आई थी, जो इंसानों को परियों में बदल सकता था। मुझे वो पत्थर अवश्य प्राप्त करना चाहिए, लेकिन लेवी नाम की उच्च कोटि की परी इसकी मालकिन है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हेदी ने खतरे की परवाह नहीं की और वो जानती थी उस स्थान पर वो चली गई जहां पत्थर रखा हुआ था। वो रहा। इतनी कीमती चीज की रखवाली कोई इतनी लापरवाही से क्यों करेगा? जब हेदी ने रहस्यमय पत्थर को छुआ तो एक चमत्कारी घटना हुई। आश्चर्यजनक! मैं अब एक परी हूँ, लेकिन कौवा क्यों? क्योंकि कौवा आपके दृढ़ संकल्प, पुनर्जन्म और नवीनीकरण के साथ साथ आपके समर्पण का भी प्रतीक है। सच में कौवा आपकी आत्मा के भीतर का आध्यात्मिक जानवर है। मेरा जादू आपको इसे प्रकट करने में मदद करेगा। तो ये बात है। दुर्भाग्य से हेदी को पत्थर के मालिक ने पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी संपत्ति पर आक्रमण करने की? तुम्हें मेरी दुल्हन बनकर सुधार करना होगा। क्या? कभी नहीं। लेवी ने बात ना मानने पर हेदी के परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। तब से हेदी को लेवी के साथ उसके भव्य ठंडे महल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो अपने परिवार को समाचार देने के लिए कौवा भेजने में कामयाब रही। ये हमारी सगाई है, आपको इसे हटाने की अनुमति नहीं है। शुरुआती दौर में वो उसका तिरस्कार करती रही। लेवी के गार्ड संपत्ति पर गश्त करते थे, जिससे हेदी का बचना असंभव था। हेदी ने कई तरीके आजमाए, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ रहे। उसके प्रतिरोध के बावजूद लेवी ने हमेशा उसके साथ धीरे से व्यवहार किया, जैसे कि वो एक सच्ची राजकुमारी हो जो उसकी देखभाल करती हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी सतर्कता कम कर रही थी। वो इन नकली परियों से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। कौवा परी बनने के बाद से ही हेदी में कुछ असामान्य परिवर्तन आए थे। अनुकूलन कठिन हो गया था। एक दिन हेदी ने लेवी को अलग ढंग से देखना शुरू किया। अरे नहीं, एक राक्षस मेरे पुराने गांव की ओर आ रहा है। कदम पीछे खींचो, मुझे इसे संभालने दो। हेदी लेवी से बहुत प्रभावित हुई और उसने अपने परिवार की स्थिति उसके साथ साझा की। मैंने पहले ही आपके परिवार की देखभाल कर ली है। जब तक तुम मेरे साथ रहोगी, किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका एक साथ बिताया समय और अधिक शांतिपूर्ण हो गया। हेदी ने अपना दिल खोलना शुरू कर दिया और परी जाति की संस्कृति और इतिहास का पता लगाना शुरू किया। परी जाति व्यक्तिवाद को महत्व देती है, उनके स्वयं के मूल्य और अद्वितीय प्रतिभा पर विश्वास करने में विश्वास करती है। मुझे लगता है कि आपको भी अपना जुनून और रुचियां ढूंढने की जरूरत है। पहली बार हेदी ने अपने लिए जीवन जीना शुरू किया और वही किया जो उसे पसंद था। धीरे धीरे उसके मन में उसके लिए भावनाएं विकसित हो गई। उसे एहसास हुआ कि वो बाहर के धोखेबाज परियों से अलग थी। वो मनुष्यों सहित सभी प्राणियों से प्यार करती और हमेशा उनके लिए खड़ी रहती। उनका मानना था कि परी जाति के अत्यधिक व्यक्तिवाद ने उन्हें कमजोर लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। मैं उसे बदल दूंगा।
लेकिन इस फैसले के कारण लेवी के बाहर कई दुश्मन हो गए। जिस पार्टी का उन्होंने आयोजन किया था उसमें आफत आ गई। क्या ये लेवी की पत्नी है? मैंने सुना है वो एक इंसान हुआ करती थी। कितना दयनीय। तानो और गपशप ने हेदी को अपमानित और आहत महसूस कराया। उसे वहां से भागने का रास्ता ढूंढना पड़ा। ठीक वहीं पर रहना। आप कौन हैं? मैं मानव रक्त वाले किसी भी व्यक्ति को इस स्थान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता। चली जाओ। हेदी ने ऐसा अपमान कभी नहीं सहा। वो लेवी की दुनिया में नहीं थी। उस रात लेवी और हेदी के बीच गंभीर बातचीत हुई। लेवी का मानना था कि हेदी अब यहाँ सुरक्षित नहीं है और उसने उसे तुरंत घर भेजने का फैसला किया। लेकिन उन लोगों का क्या जो आपका विरोध कर रहे हैं? मेरी चिंता मत करो, अपने परिवार से फिर से मिले। मुझे आशा है कि आप सुरक्षित रहेंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ हेदी। शब्द उसके मुंह में ही घुटते रहे। वो उस प्यार का जवाब नहीं दे सकी। उससे अपनी शर्म और असुरक्षाओं पर काबू पाने का साहस नहीं था। प्यार एक ऐसी चीज थी जिसे वो बेहद मायावी मानती थी। हेदी जैसे किसी व्यक्ति के पास ये उसके जीवन काल में कभी नहीं हो सकता था। कितनी खूबसूरत हवेली है। लेवी ने सचमुच अपना वादा निभाया। हालांकि संपत्ति के बावजूद उनका परिवार खुश नहीं था। हाँ? तुम वापस आ गई बहन। हेदी की छोटी बहन हेली को उसकी मदद ना कर पाने का पछतावा था और वो लापरवाह होने के लिए पछता रही थी। जब उसे पता चला कि उसकी बहन को ले जाया गया है तो हेली ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हवेली में प्रवेश नहीं कर सकी। मुझे इसका बहुत अफसोस है हेडी। अगर मैं समय को पीछे कर सकूं, तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इससे हेदी को एहसास हुआ कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे जाहिर भी करना चाहिए। हेदी ने अपनी भावनाओं को कबूल करने के लिए लेवी के पास लौटने का फैसला किया, लेकिन अब उसके घर पर कोई नहीं था। मास्टर को कोरी ने पकड़ लिया है। उन्होंने मुझे ये पत्र तुम्हें देने को कहा। कोरी और लेवी सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व करने वाली दो परियां थीं। जहां लेवी का लक्ष्य अन्याय का बदला लेना था, वहीं कोरी इंसानों को पीड़ा देना, यहां तक कि उन्हें खत्म करना चाहता था। तुम्हें इंसानों की तरफ से लड़ना ही क्यों है, जब इंसान तुमसे प्यार कर ही नहीं सकते? अपनी बातचीत साबित करने के लिए कोरी ने लेवी को श्राप दिया था। 1 महीने में यदि लेवी मानव रक्त वाली लड़की से आई लव यू नहीं कहलवा सका तो वो अपनी सारी शक्तियां खो देगा। शुरू से ही सब कुछ लेवी की योजना का हिस्सा था। जादुई पत्थर के बारे में अफवाह फैलाने से लेकर जानबूझकर उसकी सुरक्षा ना करने तक। लेवी ने हेदी को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसके साथ रहने के लिए एक कौवा परी में बदल दिया। जैसे ही 1 महीने की समय सीमा नजदीक आई, उसने हेदी को वापस भेज दिया। वो उससे बहुत प्यार करता था। मुझे क्षमा करे, काश मैं उस रात और अधिक साहसी होती। हाँ? हेदी ने अपनी कौवा शक्ति का प्रयोग किया और लेवी को खोजने के लिए दौड़ पड़ी।
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 1 माह का समय बीत चुका था। लेवी असहनीय दर्द में थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी शक्तियां खत्म हो रही हैं। हाँ, दरिंदे, अभी लेवी पर से श्राप हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी। तुम कितनी मूर्ख लड़की हो, इसे देखो। सबसे तनावपूर्ण क्षण में एक जादुई जादू प्रकट हुआ। ये पता चला कि लेवी के माँ के निधन से पहले उसने अपना सारा जादू इस पत्थर में स्थानांतरित कर दिया था और उसे एक सुरक्षात्मक आकर्षण के रूप में रख दिया था। हेदी, तुमने अपने प्यार को साबित कर दिया। मैं लेवी पर लगा श्राप हटा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। मैं टूट सकता हूँ, मुझ पर हमला किया जा सकता है, मुझे दिया जा सकता है, मुझे रखा जा सकता है, मुझे कुचला जा सकता है, फिर भी मैं एक ही समय में संपूर्ण हो सकता हूँ। मैं कौन हूँ? हेदी ने लेवी की ओर स्नेह भरी निगाहों से देखा और उसे तुरंत जवाब मिल गया। प्यार, ये प्यार है। शुद्ध प्रेम की रोशनी हर जगह फैल गई और लेवी ने अपनी ताकत वापस पा ली। उन दोनों ने कोरी को हराया और न्याय दिलाया। आखिरकार हेदी ये कहने में सफल रही कि वो उससे सच्चा प्यार करती थी। वे खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और अपनी शक्तियों का उपयोग मनुष्यों की मदद के लिए करने लगे। प्राचीन ग्रीस में एक प्रकार के राक्षसों को भयानक रूप से अलग कर दिया गया था। मैं बस आप सभी से वो फेरी टेल्स की सदस्यता लेने के लिए कहना चाहता हूँ। काश मैं एक इंसान की तरह सामान्य हो पाता, तो मैं डरावना नहीं बनना चाहता। प्रसिद्ध राक्षसों में सबसे सुंदर राक्षस था गुलाबी मेडुसा के 16वें जन्मदिन पर आपका स्वागत है। मेडुसा, गुलाबी सांपों के बालों वाला सबसे सुंदर राक्षस और एक नजर जो दूसरों को आश्चर्यचकित कर सकती थी। अविश्वसनीय रूप से सुंदर, आत्मविश्वासी, ग्लैमरस। काश मैं उसके जैसा बन पाती, मैं डरावनी नहीं होती। बहुत सुंदर, यहाँ छिपकर घुसने का जोखिम उठाना उचित है। मेडुसा इस प्रसिद्धि के बिना नहीं रह सकती। आज वो दिन भी था जब उसने सभी को अलविदा कहा, क्योंकि वो इतनी बड़ी हो गई थी कि वो देवताओं और राक्षसों के स्कूल में पढ़ सकती थी। अंततः मैं और भी अधिक प्रसिद्ध हो सकती हूँ और देवता मुझ पर ध्यान देंगे। लेकिन दिव्य और असुर शिष्य मेडुसा की सुंदरता से प्रभावित नहीं थे। जब मेडुसा ने उनके पास आने की कोशिश की तो उसे गोलियों जैसी नजरों ने घेर लिया था। रुको, नए छात्रों को मत धमकाओ। सौभाग्य से परसियस, सबसे प्रसिद्ध देवता छात्र ने मेडुसा की रक्षा की। आइए, मैं आपको राक्षस छात्रावास तक लेकर जाता हूँ। ओह, ठीक है। ये हमारी जगह नहीं है। देवता राक्षसों से बहुत नफरत करते हैं। आपको देवी या अर्ध विद्यार्थियों के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ना चाहिए। हमेशा एक स्टार की तरह आत्मविश्वासी मेडुसा इस भेदभाव को सहन नहीं कर सकी। उसने नए छात्रों की स्वागत पार्टी में एक चमत्कार से हासिल करने की योजना बनाई। मेडुसा ने कामदेव के धनुष पर नियंत्रण पाने के लिए अपने सांपों का उपयोग किया। अब उस छोटी देवी को मत देखो, मुझे परिचय देने दीजिए। मैं गुलाबी मेडुसा, राक्षस दुनिया की सबसे सुंदर राक्षस। लेकिन छात्र दर्शक उतने उत्साहित नहीं थे जितनी मेडुसा को उम्मीद थी। पहले कभी उसका इतना अनादर नहीं हुआ था। मेडुसा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और गलती से उसकी ठंडी आंख सक्रिय हो गई। हाँ, दरिंदे, तुमने उन्हें जमा दिया। नहीं, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैं कसम खाती हूँ। रुकिए, मेडुसा इसे नियंत्रित नहीं कर सकती है। उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। शिक्षक 2 छात्रों को अनफ्रीज कर देंगे। मेडुसा को दोष देने की जरूरत नहीं है। बिना कहे हर कोई जानता था कि मेडुसा ने पर्सियस की प्रशंसा करना शुरू कर दिया था। अगर वो आधा देवता नहीं होता तो पर्सियस ओलंपियस का राजा बन गया होता। वो इतना उत्तम है कि राक्षस दूर रहे, विशेषकर आप। देवताओं और देवताओं के छात्रों की तिरस्कारपूर्ण निगाहों ने मेडुसा को एहसास कराया कि उसके जैसे राक्षस पर्सियस के साथ नहीं हो सकते थे। मैं चाहती हूँ मैं राक्षस नहीं थी। हाँ, ये क्या है? हाँ?
मिनोटोर, मेड्यूसा का राक्षस मित्र, समझ नहीं पा रहा था कि उसने अचानक स्कूल में अराजकता पैदा क्यों की। पर्सियस ने निर्णायक रूप से मिनोटोर को स्कूल से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसे राक्षस छात्रावास में पकड़ लिया। सौभाग्य से गुलाबी राक्षस पर्सियस और पूरे स्कूल को बचाने के लिए प्रकट हुआ। जब प्रिंसिपल एथेना ने इस वीरतापूर्ण कार्य के बारे में सुना तो उन्होंने मेड्यूसा के लिए दिव्य छात्रावास में रहने की व्यवस्था कर दी। फिर से प्रसिद्ध होने के बारे में सोचते हुए मेड्यूसा ने उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। मैं सहमत हूँ। तब से मेड्यूसा का स्कूली जीवन बदल गया। अब मेड्यूसा के साथ किसी ने भेदभाव नहीं किया। वो सुंदर देवताओं के साथ रहती थी, सीखती थी और खेलती थी। मेड्यूसा ध्यान का केंद्र बन गई और इससे भी बेहतर वो पर्सियस के साथ एक कपल बन गई। प्रतिभा ने मेड्यूसा को पहले से कहीं अधिक अहंकारी बना दिया। यहाँ तक कि उसने शैतान छात्रों की नकल भी की और अपने राक्षस दोस्तों से मुंह मोड़ लिया। अगर मैं अब भी उन राक्षसों के साथ रहूं, हर कोई मुझे नीचे दृष्टि से देखेगा। सर्वोच्च ओलंपियन देवताओं की उपस्थिति वाले समारोह से पहले एक घटना घटी। मेड्यूसा कहाँ है? कामदेव, जिसने एक बार पर्सियस से प्रेमालाप किया था, जम गया था। स्वाभाविक रूप से सभी संदेह मेड्यूसा पर निर्देशित हुआ। वो अपराधी है। कल रात मैंने फूलों के बगीचे में मेड्यूसा को देखा। मैं फूलों के बगीचे में गई थी, लेकिन वहाँ पर्सियस से मिलना था। मैंने कामदेव को नहीं देखा। ये सही है, मैं मेड्यूसा के साथ था। किसी ने विश्वास नहीं किया, भले ही पर्सियस मेड्यूसा की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। वे मुझे हमेशा राक्षस के रूप में देखते हैं। पर्सियस ने अनिच्छा से निर्णय लिया। वो मेड्यूसा की जमी हुई आंख को बनाए रखेगा। त्योहार के बाद कामदेव स्थिर हो जाएंगे, तब तक उसे यहीं पर रहना होगा। नहीं, जाने दो। मेड्यूसा शायद अब समझती है कि तुम्हारा असली रंग क्या है। केवल राक्षस ही वास्तव में मुझे स्वीकार करते हैं। मैं अपनी ही तरह से नफरत क्यों करती हूँ? मैं भगवान भी नहीं हूँ। अचानक उत्सव से अजीब सी चीखें आने लगी। मेरी आंखें ठंडी लग रही है। मैं नहीं देख सकती। सापो, मुझे मार्गदर्शन करो कि पर्सियस कहाँ है। जब सांपों ने उस दृश्य का वर्णन किया तो मेड्यूसा भयभीत हो गई। सर्वोच्च देवता जमे हुए थे और छात्र अपनी आंखें बंद करने से डर रहे थे। और पर्सियस अपराधी था। पर्सियस? क्यों? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं? पता चला पर्सियस ने एक महान देवता बनने का प्रयास किया क्योंकि वो ओलंपियस पर देवता बनना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वो केवल एक आधा देवता है। इसीलिए उसने ओलंपियन देवताओं को खत्म करने की योजना बनाई। मेड्यूसा की बर्फीली क्षमता वो शक्ति थी जिसकी पर्सियस को आवश्यकता थी। मैंने तुम्हें सक्रिय रूप से आकर्षित किया, तुम्हें महानता हासिल करने में मदद की और शायद आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। भावनाएं मुझे अपनी ठंडी निगाहों पर नियंत्रण खोने पर मजबूर कर देती है। मैंने तुम्हें शुरू से इस्तेमाल किया। मैं लगभग मुसीबत में पड़ गया क्योंकि तुम्हारी आंखों ने मेरी बात नहीं सुनी। आप सही समय पर पहुंचे। अगर तुम चले गए तो तुम्हारी जमी हुई निगाहें पूरी तरह से मेरी होंगी। मेड्यूसा को अभी भी अपनी जमी हुई आंख का एहसास हुआ, लेकिन वो उसे जगह नहीं पाई, इसीलिए उसे भागना पड़ा। मेरी दिशा में दौड़ो मेड्यूसा। मिनोटोर, हर कोई क्यों? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पर्सियस को तुम्हें पकड़ने नहीं दे सकते। लेकिन पर्सियस ने उसका रास्ता रोक दिया और मेड्यूसा को छोड़कर सभी को जमा दिया जो दिन का उजाला नहीं देख सकता था। अब मेड्यूसा समझ गई कि उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो सचमुच उसकी परवाह करें। नहीं, नहीं, नहीं। मेड्यूसा के भीतर की सारी भावनाएं फूट पड़ी और उसकी जमी हुई आंख जाग गई। पर्सियस को पता था कि जमी हुई आंख नियंत्रण से बाहर हो गई है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर्सियस को रोकने के लिए मेड्यूसा की सराहना की गई।
लेकिन उसे केवल सच्चे दोस्तों की आवश्यकता थी। उस दिन से देवता और छात्र बदल गए। आखिरकार मेड्यूसा जैसे राक्षस ने पूरे स्कूल को बचा लिया। मेड्यूसा अधिक विनम्र हो गई, लेकिन कम सुंदर नहीं। उसने फिर भी सभी को आकर्षित किया और पिंक मेड्यूसा नाम को साकार किया। मिथकों के दायरे में चंद्रमा को हमेशा विशाल महासागर पर अत्यधिक गहरा प्रभाव डालने वाला माना जाता था। हर रात चंद्रमा देवता समुद्र की सतह पर अपनी झिलमिलाती रोशनी डालते थे। उसी समय समुद्री अप्सराएं, गहरे की अलौकिक आत्माएं उस प्रकाश की गर्मी से शक्ति प्राप्त करेंगी और शक्तिशाली ज्वारीय लहरें पैदा करेंगी। सिरेना, जो स्वयं एक समुद्री अप्सरा थी, उसको समुद्र के क्षेत्र और उसके पानी के नीचे के निवासियों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मैं तुम्हारी तरह ज्वलीय लहरों पर नियंत्रण क्यों नहीं कर सकती? कभी कभी युवा लड़की समुद्र के जीवों को मनुष्यों की घुसपैठ से बचाने में शक्तिहीन महसूस करती थी। एक बार जब आप अपने जीवन की पोषित जानने की खोज कर लेंगे, तो आप ज्वलीय लहरों को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा देवता और मेरे बीच का बंधन। हालांकि सिरेना की मां का समय से पहले निधन हो गया था, जिससे उनकी बेटी एकांत में रह गई। युवा अप्सरा सिरेना ने अपनी मां की भूमिका निभाई। वो लगातार अपनी पोषित चांदनी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी और आखिरकार लंबे समय से इंतजार किया गया दिन आ गया। नमस्कार महान समुद्री अप्सरा, एक चंद्रमा संरक्षक। हाँ? वास्तव में मेरी माँ का शासन समाप्त होते ही मेरा चंद्रमा संरक्षक बनना तय है और इसीलिए उसने मुझे आपसे दोस्ती करने के लिए यहाँ भेजा है। चलो मुझे घुमाने ले चलो। आप जानते हैं मैं ज्यादा तैराक नहीं हूँ। हालांकि सिरेना ने पेंडोरा की अत्यधिक मित्रता से खुद को अभिभूत पाया। मेरा सोलमेट इतना भोला क्यों है? मुझे ये सचमुच पसंद नहीं। लेकिन पेंडोरा अविचलित रहा। वो हर दिन सिरेना के साथ खेलने के लिए समुद्र में उतरती थी। यहाँ तक कि उसने एक लुटेरे समुद्री डाकू जहाज के चुंगल से जल परियों को बचाने में सिरेना की मदद भी की थी। धीरे धीरे सिरेना का दिल पिघल गया क्योंकि उसे पेंडोरा से निकलने वाली गर्मजोशी, दयालुता और पवित्रता का एहसास हुआ। इस नई दोस्ती को अपनाने से सिरेना की ताकत बढ़ गई। साथ में उन्होंने एक उज्जवल बचपन की शुरुआत की। इस गहन संबंध ने सिरेना को सबसे शक्तिशाली समुद्री अप्सराओं में से एक बना दिया। उसका जल नियंत्रण जादू उसकी मां से भी आगे निकल गया। मेरी शक्ति इस चंद्रमा राजदंड से निकलती है। हे, क्या तुम चंद्रमा की यात्रा पर मेरे साथ शामिल होना चाहोगी? एकजुट होकर उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए एक विशाल बर्फ की सीढ़ी बनाई जो सीधे चंद्रमा तक जाती थी। ये चंद्रमा पर मेरी प्रारंभिक यात्रा का प्रतीक है। ये मेरी प्यारी बहन लूना है। तीनों ने शानदार मूनलाइट सिटी का आनंद उठाया। फिर भी यही वो समय था जब सिरेना को पेंडोरा और सन प्रिंस जेसन के बीच तय सगाई का पता चला। चंद्रमा देवता और सूर्य राजकुमार का मिलन पीढ़ियों से चली आ रही एक अनिवार्य परंपरा थी। हालांकि अनुचित, पेंडोरा सूर्य राजकुमार से शादी किए बिना सिंहासन पर नहीं चढ़ सकती थी। यही नियम था। मेरे दिन व्यस्त होने वाले हैं। वो पृथ्वी पर दिन और रात के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए जेसन के साथ मिलकर सहयोग करने के लिए बाध्य थी। और शायद हम केवल पूर्णिमा के दौरान ही मिलेंगे। हाँ? क्या ऐसा है? ये समझते हुए कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता और सभी बच्चों को बड़ा होना चाहिए, लेकिन सिरेना अभी भी पेंडोरा के साथ साझा किए गए खूबसूरत पलों को अलविदा करने के लिए अनिच्छुक थी। इस टोकन को स्वीकार करें। जब तुम मुझे अपने विचारों में रखोगी तो ये हार हमेशा चमकता रहेगा। सिरेना ने बदले में पेंडोरा को एक हार उपहार में दिया। साथ ही ऐसा ही एक वादा भी किया। पेंडोरा, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। ओह, ये कौन है?
सिरेना, मेरी सबसे प्यारी दोस्त। शादी की तैयारियों को देखते हुए जेसन ने सिरेना को वापस आमंत्रित किया। हाँ? हाँ? बेचैन सिरेना को मनमोहक समय के खत्म होने का डर था। उसे डर का एहसास हुआ। जेसन अपने दबंग स्वभाव के कारण एक बुरा व्यक्ति था। उनके आगमन के बाद से पेंडोरा और सिरेना के बीच मुठभेड़ कम हो गई थी। जब भी वे मिलते थे हमेशा साथ रहते थे। इससे भी बुरी बात यह है कि जब भी वो सिरेना के करीब होता था तो वो जानबूझकर चंचल चुलबुले शब्द बोलता था। और इसका एक अजीब पहलू था। वो पेंडोरा के चंद्रमा राजदंड पर अजीब तरह से केंद्रित था। सिरेना ने कई मौके पर जेसन की संदिग्ध हरकतों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन पेंडोरा ने उसे लगातार खारिज किया। जेसन चाहे जैसा भी हो, मैं फिर भी उससे शादी करूंगी। आप इस शादी से मेरे परिवार की अपेक्षाओं को कैसे समझ सकते हैं? अंधे प्यार ने आपके निर्णय को धूमिल कर दिया है। शादी के दौरान सिरेना ने गुप्त रूप से जेसन के साथ बातचीत की व्यवस्था की। अगर तुमने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाई, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या ऐसा है? अप्रत्याशित रूप से जेसन ने सिरेना को पकड़ लिया और उसे चूम लिया। क्या तुम पागल हो? हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेंडोरा ने सब कुछ देख लिया था। गद्दार, चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। सिरेना के स्पष्टीकरण के बावजूद पेंडोरा ने सुनने से इनकार कर दिया। पता चला कि दोनों दोस्तों के बीच दरार पैदा करने की जेसन की योजना थी। समुद्र में लौटने पर सिरेना को अब अपने और पेंडोरा के बीच बंधन महसूस नहीं हो रहा था और उस संबंध के बिना सागर की अलौकिक आत्मा और भीषण अकेलेपन में अपनी शक्ति खो देती। उसने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां वे फिर कभी एक दूसरे के रास्ते पर न आए। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन ज्वार की लहरें पैदा करना उसकी पहुंच से बाहर था। परिणाम स्वरूप वो बर्फ में निपट गई। मैं आपको हमेशा याद करूंगी। जहाँ तक पेंडोरा का सवाल है, शादी के समारोह के बाद जेसन ने अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया। इस क्षण से चंद्रमा का राजदंड मेरा है। जेसन नश्वर क्षेत्र में दिन और रात दोनों पर पूर्ण नियंत्रण चाहता था। उसका लक्ष्य चंद्रमा साम्राज्य को खत्म करना था, ताकि रात के दौरान कोई भी चीज मानव जगत को रोशन ना कर सके और सूर्य हर चीज पर प्रभुत्व स्थापित कर ले। क्या सब कुछ एक जाल था? कितना भयानक! पेंडोरा को पछतावा हुआ। रानी बनने की उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे जेसन जैसे नीच व्यक्ति से शादी करने के लिए प्रेरित किया। उसका इरादा अधिकार हासिल करना और चंद्रमा और सूर्य के बीच प्राचीन विवाह परंपरा में धीरे धीरे सुधार करना था। सब खत्म हो गया। मैंने तुम्हारे साथी देवताओं को फंसा लिया है। अब कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। ये क्या है? हाँ? इस बात से भयभीत होकर कि सिरेना को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है, पेंडोरा ने अस्थायी रूप से जेसन को वश में कर लिया और समुद्र में गिर गई। नहीं सिरेना, ये सब मेरी गलती है। उनके गहरे संबंध ने सिरेना के बर्फीले दिल को पिघला दिया। उसके रूप को ढकने वाली बर्फ धीरे धीरे छट गई, जिससे उसका मूल शानदार समुद्री अप्सरा स्वरूप प्रकट हो गया। गलतफहमियां दूर हो गई। आप मुसीबत के अलावा कुछ नहीं लाते। मैं तुम्हें कुचल दूंगा और पेंडोरा को हमेशा के लिए बंदी बना लूंगा। हमेशा के लिए। हाँ? मैं तुम्हें वो नहीं करने दूंगी जो तुम चाहते हो। नहीं, सावधान रहो सिरेना। पेंडोरा ने जेसन को स्थायी रूप से हराने के लिए शक्ति का एक असाधारण उछाल बनाया और उसे हालांकि वो उसे अपने साथ ले गया और सिरेना को गहरे दुख में छोड़ दिया। घटनाओं के बाद सन किंगडम ने जेसन की बड़ी बहन को शासन करने के लिए नियुक्त किया। खुद को छुड़ाने के प्रयास में उसने चंद्रमा और सूर्य के बीच विवाह कराने की पारंपरिक प्रथा को समाप्त कर दिया। लूना पेंडोरा की छोटी बहन उसकी जगह लेने के लिए अस्थायी रूप से आगे आई। हर रात लूना सिरेना को अवशोषित शक्ति प्रदान करने के लिए चांदनी की रोशनी डालती थी।
फिर भी वो चमक पेंडोरा की गर्माहट से मेल नहीं खा सकी। सिरेना के हाथ से लगातार रोशनी निकल रही थी क्योंकि वो बार-बार अपने दोस्त को खोजने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अब दोस्त पूरी तरह से दूर हो गई थी, कोई निशान नहीं छोड़ रही थी। फिर भी सिरेना कायम रही। हार की चमक कायम रहने के साथ वो हमेशा पेंडोरा का इंतजार करती रहेगी। समय बीत गया, 1 शताब्दी से अधिक समय बीत गया। फिर एक दिन हार अचानक गायब हो गया, जिससे सिरेना पूरी तरह से निराश हो गई। जैसे ही वो हार मानने वाली थी, एक चमत्कार हुआ। पेंडोरा यही थी, वो सचमुच लौट आई। सिरेना ने खुद को समझाया कि हर किसी के पास केवल एक ही सामान्य आत्मा है और एक बार मिल जाने पर वे जीवन भर उस व्यक्ति को पकड़ कर रखेंगे। आप सभी को धन्यवाद। अधिक मनोरम कहानियों को खोजने के लिए कृपया वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें।